guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट स्टोरी लेकर के। एंड आज की जो स्टोरी है ना, ये कम्प्लीटली हॉरर स्टोरी तो नहीं होने वाली है, पर किसी हॉरर स्टोरी से कम भी नहीं होने वाली है। इस कहानी में आपको हॉरर का तड़का तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही साथ सस्पेंस, थ्रिल, मर्डर, व्हाट नॉट, मतलब कि ऑल इन वन काइंड ऑफ स्टोरी होने वाली है। एंड स्टोरी के साथ साथ ना इसमें आपको प्रूफ भी मिलने वाला है। एंड वन मोर थिंग, आज की जो स्टोरी है ना, ये हमारे साथ हमारे किसी सब्सक्राइबर ने शेयर नहीं की है, बल्कि ये स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। बिल्कुल सच्ची कहानी होने वाली है। आज की जो कहानी है ये आज से 10 साल, तकरीबन 10 साल पहले हुई थी, पर 10 सालों के बाद भी आज तक इस मर्डर मिस्ट्री, हॉरर मिस्ट्री को कोई भी नहीं सुलझा पाया है। आज तक ना ये सारी दुनिया के लिए एक पहेली बनकर के रह गई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टोरी तो सुनेंगे ही, साथ ही साथ कहानी खत्म होने के बाद आप और हम मिलकर के ना इस पहेली को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आप लोगों को अपनी सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, कानों में ईयरफोन्स डाल लेना है और फोन को भी अपने हाथों में कस के पकड़ लेना है, क्योंकि आज की स्टोरी अंदर से आप लोगों को झकझोर के रख देने वाली है। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी जिस लड़की के इर्द गिर्द घूमती है ना, उस लड़की का नाम है एलिसा लैम और ये घटना 2013 की है, जब एलिसा की उम्र 21 साल थी। और एलिसा बेसिकली ना कनाडा की रहने वाली थी। उसके मम्मी पापा चाइनीज और कैनेडियन थे, पर एलिसा की पढ़ाई ब्रिटिश कोलंबिया से होती थी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देते हैं, एलिसा ना एक डिसऑर्डर की शिकार थी जिसका नाम था बाइपोलर। दीदी बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है ना, वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। अगर नॉर्मल भाषा में और साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करें ना, तो इस वक्त ना आपका जो भी इमोशंस होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है। मतलब कि अगर आपको गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, अगर आप दुखी हो जाओगे तो बहुत ज्यादा दुखी होगे। एंड इससे भी ज्यादा अगर सिंपल शब्दों में बात करें, डिप्रेशन का नाम तो सारे लोग जानते हो ना, सब लोग इसके बारे में सुने हो ना, तो डिप्रेशन भी ना एक काइंड का बाइपोलर डिजीज है या डिसऑर्डर है। तो इसी बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण एलिसा के जो पेरेंट्स थे ना, एलिसा का खासकर ख्याल रखते थे, क्योंकि एलिसा का इलाज भी चल रहा था और साथ ही साथ उसकी दवाइयां भी चल रही थी। और इसी बीच ना एलिसा को लॉस एंजलिस घूमने का बहुत मन करता है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत इंसिस्ट करती है कि मम्मी पापा प्लीज मुझे एलए घूम के आने दो, पर यहाँ पर मम्मी पापा पूरी तरह से इनकार कर देते हैं कि तुम अकेले घूमने नहीं जाओगी। पर जैसे तैसे करके एलिसा अपने पेरेंट्स को राजी कर लेती है और 25 जनवरी 2013 को एलिसा एलए के लिए निकल पड़ती है। लेकिन एलिसा के जो पेरेंट्स थे ना, उसे इतनी आसानी से एलए जाने देने वाले नहीं थे। जब एलिसा के पेरेंट्स उसे एलए जाने के लिए रजामंदी दे देते हैं ना, तो उस रजामंदी के साथ साथ ना एलिसा को कुछ शर्तें भी देते हैं कि अगर एलिसा उन शर्तों को मानेगी तभी वो एलए जा सकती थी। तो वो शर्तें ये थी ना कि जब तक एलिसा एलए में रहने वाली थी, वो सुबह और शाम अपने पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करती रहेगी कि वो कहाँ है, कैसी है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, बेसिकली पल पल के खबर को देती रहेगी। एंड दूसरी शर्त ये थी कि एलिसा जिस भी होटल में रहेगी, उस होटल के रिसेप्शनिस्ट का नंबर और या फिर होटल का नंबर उसके पेरेंट के पास होगा। इन केस कभी एलिसा का कॉल नहीं लगे या एलिसा से बात नहीं हो पाए, तो उसके पेरेंट होटल में बात करके उसके बारे में जानकारी ले सके, ताकि उनके पेरेंट को एलिसा की ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़े। तो 26 जनवरी को ना एलिसा एलए पहुंच जाती है। एंड एलए पहुंचने के बाद जो सबसे टफ और इम्पोर्टेंट काम था वो था एक अच्छा होटल खोजना। एंड एलए के ना लगभग जितने भी होटल्स थे काफी ज्यादा महंगे थे। एंड इसी बीच एलिसा को एक सस्ता पॉकेट फ्रेंडली होटल मिलता है, जिस होटल का नाम था होटल सिसिल। होटल सिसिल का ना एक अपना अलग ही पास्ट है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि पहला दिन ना होटल सिसिल में एक कमरा एलिसा को मिलता है, जिस कमरे को एलिसा को किसी और लेडी के साथ भी शेयर करना था। पर होता क्या है, बीच रात में ही सोते वक्त एलिसा अजीब गरीब आवाजें निकालने लगती है, भुनभुनाने लगती है, रोने लगती है। मे भी उसे
बाइपोलर डिसऑर्डर था, हेवी डोज की दवाइयां चल रही थी, तो मे भी उसे बड़बड़ाने की आदत थी या भगवान जाने जो भी रीजन था, तो वो जो दूसरी लेडी थी ना वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। जैसे तैसे उसने रात तो बिताई, पर अगले सुबह सबसे पहले वो रिसेप्शन पर जाती है, एलिसा का कंप्लेन करती है, एंड कंप्लेन होने के बाद जो होटल के स्टाफ थे वो एलिसा को उस कमरे से निकाल करके उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एलिसा को सिंगल बेडरूम मिलता है और एलिसा को उस रूम में अकेले रहना था, एंड एलिसा के लिए ना ये ठीक भी था। पहले उसे कमरा शेयर करना था, अब पूरा कमरा ही उसका ही था। तो चलो 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, मतलब कि 5 दिन तो एलिसा एलए में खूब मस्ती और मौज में रही थी। और जैसा कि उसके मम्मी पापा ने उसका रूटीन सेट कर दिया था कि सुबह उठ के मेरे को इन्फॉर्म करना, बाहर जाओगी तो मेरे को इन्फॉर्म करना, बाहर से जब होटल लौटोगी तो मेरे को इन्फॉर्म करना, एंड रात में सोने से पहले एक बार कॉल कर लेना। 31 जनवरी को ना शाम में एलिसा को होटल सिसिल से चेकआउट करना था, एंड एलिसा का लास्ट डे भी एलए में 31 जनवरी ही था। तो एलिसा सोचती है कि अपने घर लौटने से पहले क्यों ना वो ढेर सारी शॉपिंग कर ले एंड अपने मम्मी पापा के लिए कुछ गिफ्ट्स भी खरीद दे। तो वो 31 जनवरी की दोपहर में मार्केट निकलती है एंड कुछ सीडी कैसेट्स, फ्लावर्स, बुक्स, गिफ्ट्स एंड चॉकलेट्स खरीदती है। उसके बाद शाम हो जाती है। एलिसा के मम्मी पापा वेट कर रहे होते हैं कि एलिसा जब मार्केट से आएगी तो उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करेगी, लेकिन शाम से रात हो जाती है, अभी तक एलिसा के मम्मी पापा को एलिसा का कॉल नहीं आता है। अब एलिसा के मम्मी पापा को ना टेंशन होने लगती है कि उनकी बेटी कहाँ गई। रात तक तो वो लोग जैसे तैसे वेट करते हैं, जब उसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता है ना तो वो लोग रिसेप्शनिस्ट को कॉल करते हैं। वहां रिसेप्शनिस्ट से पूछा जाता है कि एलिसा अपने कमरे में आई है कि नहीं आई है, तो चेक करने के बाद रिसेप्शन से उनके मम्मी पापा को कॉल जाता है एंड वो लोग उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, अभी तक एलिसा होटल में नहीं आई है, वो अपने कमरे में नहीं है। उसके बाद पूरे होटल का स्टाफ एलिसा को खोजता है, पूरे होटल की छानबीन की जाती है, पर एलिसा कहीं नहीं मिलती है। आसपास के इलाके में भी एलिसा को खोजा जाता है, पर आधी रात से ज्यादा का समय हो चुका था, अभी तक एलिसा का कोई पता नहीं था। फाइनली जब एलिसा के मम्मी पापा के पास कोई चारा नहीं बचा ना, तो उन्होंने एलए पुलिस को कॉल किया ताकि एलिसा की छानबीन की जाए। अब पुलिस आती है और छानबीन स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर भी पुलिस को एलिसा के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस क्या डिसाइड करती है ना कि होटल सिसिल का सीसीटीवी फुटेज को खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर एलिसा कहाँ है। जब होटल के स्टाफ और पुलिस वाले मिलके इसका सीसीटीवी फुटेज देखे ना, इस टाइम देखा गया एलिसा को करीब शाम के 4 बजे लिफ्ट के बाहर कॉरिडोर में घूमते हुए। लेकिन जब पूरे फुटेज को अच्छी तरह से देखा गया ना, इसके बाद सबके होश उड़ गए थे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो एलिसा के साथ हो रहा है ना वो क्या हो रहा है। आप लोग भी देखना चाहोगे? ये देखो, ये फुटेज करीब 4 मिनट लंबी है और यहाँ पर एलिसा को देख के ये समझ में आ रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उसे लिफ्ट के बाहर कॉरिडोर में देखा जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और डर के मारे वो लिफ्ट के बाहर झांक रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे वो किसी से बचना चाह रही होगी। इसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आई है, वो तेजी से लिफ्ट के सारे बटन्स को दबा रही है, मानो कि जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाए और एलिसा जल्दी से अपने रूम में पहुंच जाए। और यहाँ पर कुछ देर तक एलिसा को देखने पे ये भी पता चल रहा है कि वो किसी से छुपना चाह रही है, लिफ्ट में कोने में खड़े होके। कुछ देर बाद अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पर एलिसा को देख के ये लग रहा है ना कि कोई उसका गला घोट रहा है, कोई उसके गले को पकड़ के उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। पर ये शख्स कौन है ये कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीज कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर एलिसा के साथ ऐसा कौन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एलिसा को कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और ये फुटेज देख के स्टाफ और पुलिस वालों की ना होश उड़ गए थे। इसके बाद एलए पुलिस ने इसको पूरे एलए में सर्कुलेट कर दिया था, सोशल नेटवर्क में वायरल कर दिया था कि कहीं पर भी एलिसा के बारे में उन्हें पता चले तो वो जल्द से जल्द पुलिस से संपर्क करें। यहाँ पर वीडियो वायरल करने के पीछे जो पुलिस की इंटेंशन थी ना, वो बस इतनी सी थी कि एलिसा के बारे में पता चल जाए।
पर यहाँ पर सोच के कुछ परे ही हो गया था। पूरे एलए में उस वीडियो के कारण ना होटल सिसिल को लेकर के जो दहशत फैला था ना, अब लोगों को क्या लगता था ना कि एलिसा के गायब होने के पीछे ना किसी और का ही नहीं बल्कि होटल सिसिल का हाथ है। हमने वीडियो स्टार्ट करते हुए आपसे कहा था ना कि होटल सिसिल का तो एक अपना ही अलग पास्ट था, तो अब हम लोग आपको उसी पास्ट के बारे में बताने वाले हैं। होटल सिसिल है ना 1920 में बना था और बनते वक्त ना उस होटल का रेंट काफी अच्छा था, पर जब वो होटल बहुत अच्छे से नहीं चला ना तो उसका रेंट कम कर दिया गया। लेकिन 1962 में एक बार की बात है, एक औरत जो कि होटल सिसिल के सबसे ऊपर फ्लोर पर मतलब कि 15th फ्लोर से नीचे कूद गई सुसाइड करने के लिए। एंड वो जिस जगह पर कूदी ना वहां पर एक आदमी ऑलरेडी खड़ा था एंड वो औरत उस आदमी के ऊपर कूद गई। वो आदमी भी मर गया, वो औरत भी मर गई। दीदी ये तो वही हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसके अलावा भी सुन लो, 70 से 80 सालों में होटल सिसिल जब से बना था से लेकर के 2013 तक वहां पर ना 16 से ज्यादा अननेचुरल डेथ हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल किलर्स थे ना जो कि मर्डर करके आते थे और उसके बाद होटल सिसिल में ही आश्रय लेते थे, रहते थे। तो होटल सिसिल था ना वो काइंड ऑफ बदनाम होटल के तौर पर फेमस था एंड दैट्स व्हाई उसका रेंट बहुत ज्यादा कम था। खैर यहाँ पर जो एलए के लोग थे ना, एलिसा के गायब होने का सीधा सीधा ब्लेम होटल एंड उसके स्टाफ को दे रहे थे, पर लोगों के ब्लेम करने से क्या होता है, अभी तक होटल के खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ था। अब ना एलिसा को गायब हुए तकरीबन 15 दिन बीत चुके थे, मतलब कि आधा महीना बीत चुका था एंड अभी तक एलए पुलिस ने ना कुछ भी खोज करके नहीं निकाला था। खैर हमारी जो एलए पुलिस है ना वो मुंबई पुलिस से कम नहीं है, दोनों की जो रेप्यूटेशन है ना काइंड ऑफ सेम ही है। तो अब आ गया था 16 फरवरी तक कुछ भी पता नहीं चला था। लेकिन हाँ, होटल से ना कुछ शिकायतें आ रही थी। उनका कहना था कि होटल की सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, नल से जो पानी आ रहा था ना उसमें बहुत ज्यादा गंदी गंध आ रही थी, साथ ही साथ पानी को पीने पर उसका टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा गंदा था। पहले तो होटल के स्टाफ ने ना इसको इग्नोर किया, उसके बाद जब ये शिकायत हर कमरे से आने लगी ना तब स्टाफ ने सोचा कि शायद हमें जा करके देखना चाहिए कि जो ऊपर वाली टंकी है ना उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एक और चीज जो कि हम लोग आपको बताना भूल गए थे, अभी हमने बताया ना कि एक औरत सबसे ऊपर से नीचे कूद गई थी, तो उसके कूदने के बाद मतलब कि 1962 के बाद से ना होटल का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, जब से उस औरत ने वहां से सुसाइड किया था 1962 के बाद से ही वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई थी। मतलब कि कोई भी जो होटल का गेस्ट था ऊपर जाना उसको अलाउड नहीं था एंड अगर कोई जाता है ऊपर फ्लोर पर या टंकी के पास तो ऑटोमेटिक अलार्म था जो कि बजने लगता था एंड वो अलार्म ना फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर भयानक तरीके से बजता था एंड रिसेप्शन पर तो बजता ही बजता था। तो होटल के स्टाफ जाते हैं सबसे ऊपर फ्लोर पर टंकी चेक करने के लिए, पर जब वो लोग ऊपर जाते हैं ना तो वो लोग कुछ वियर्ड सी चीजों को नोटिस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या नोटिस किया ना कि होटल की जो पानी की टंकी थी सबसे बड़ी वाली, जो कि सबसे बड़ी एंड सबसे भारी थी, उसको लॉक लगा के रखा जाता था एंड उसका लॉक टूटा हुआ था। इसके बाद जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पानी की टंकी का ढक्कन उठाया गया और पानी के अंदर देखा गया ना, वो नजारा देख के ना सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। पानी के अंदर ना एक लड़की की लाश तैर रही थी उसके कपड़ों के साथ। अब यहाँ पर लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी लाश है, क्योंकि वो लाश ना काफी ज्यादा फूल गई थी। जब उस लाश को निकाला गया ना तो वो लाश एलिसा की थी, वही एलिसा जो 31 जनवरी को गायब हुई थी। इसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया गया और उनके पेरेंट्स को जल्दी से उस होटल में बुलाया गया। यहाँ पर लाश को तो पहचान लिया गया कि वो एलिसा की लाश है, पर अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना जिनका आंसर नहीं मिला था कि आखिर एलिसा ऊपर 15th फ्लोर पर कैसे पहुंची सिक्योरिटी के इतने टाइट होने के बावजूद। जब एलिसा लिफ्ट से निकल करके 15th फ्लोर तक जा रही होगी तो वो फुटेज कहाँ है? वो फुटेज तो पुलिस को नहीं मिली। उसके अलावा जब एलिसा 15th फ्लोर पर पहुंची तो अलार्म क्यों नहीं बजा, वो क्वेश्चन भी हटा दो। एलिसा जब टंकी के पास गई तो वो मामूली टंकी नहीं थी, वो बहुत बड़ी टंकी थी एंड किसी एक लड़की के बस की बात नहीं थी ना कि वो उसका ढक्कन खोल दे, लॉक तोड़ दे। तो एलिसा ढक्कन कैसे खोल सकती थी? एंड उसके अलावा एक और चीज
कि जब एलिसा टंकी के अंदर कूदी या उसे गिराया गया तो उसके कपड़े क्यों खुले हुए थे, एलिसा ने अपने कपड़ों को क्यों नहीं पहना हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि लिफ्ट में एलिसा वैसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रही थी, अगर एलिसा के पीछे कोई था तो सीसीटीवी फुटेज में वो क्यों नहीं दिखा। बहुत सारे लोगों का ये मानना था ना कि ये किसी भूत का काम है, किसी होटल के ही भूत का, वही भूत जिसके कारण 16 से 17 अननेचुरल डेथ हुए थे एंड उसी ने एलिसा को भी मारा। वही भूत एलिसा को उस पानी की टंकी में डाल दिया होगा, गॉड नोज। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि एलिसा की मौत के पीछे ना जरूर कोई होटल का स्टाफ मिला हुआ होगा, क्योंकि अलार्म को कोई और बंद नहीं कर सकता था। कोई होटल का स्टाफ होगा जिसने पहले एलिसा का रेप किया, उसके बाद उसने अलार्म बंद किया एंड अलार्म बंद करने के बाद एलिसा की लाश को टंकी में डाल दिया, इसीलिए उसके कपड़े खुले हुए थे। एंड बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना था ना कि मे बी एलिसा के पीछे होटल का ही कोई स्टाफ पड़ा हुआ होगा, दैट्स वाई वो लिफ्ट में उतना ज्यादा डर रही थी। आप बताना आपको क्या लगता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ये सारे अनसुलझे राज एलिसा के मौत के साथ ही दफन हो गए। इसके बाद होटल में भी बहुत सारे आरोप लगाए गए, लेकिन किसी के पास भी कोई पक्का सबूत नहीं था। अब आप ही लोग हमें कमेंट करके बताना कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। मिलते रहेंगे हमेशा अपने वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।